हम लोगों ने कूलम लॉ किए थे, कूलम लॉ की एग्जांपल भी हम लोगों ने सॉल्व की थी। कूलम लॉ के न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे। कूलम लॉ के न्यूमेरिकल में हमने बुक के 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब इसके 2 और न्यूमेरिकल हैं जो कि हम करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड न्यूमेरिकल नंबर 4। पेज नंबर 77 पे न्यूमेरिकल नंबर 3 कर रहा हूं। एग्जाम के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता फिलहाल, ओके। लेकिन हम लोग कर लेते, हम लोग इसलिए कर लेते कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो अभी हमारा टाइम है, साल पे शुरू है, तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पेज 77 और क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 12.3। 12.3 में साफ फरमाते हैं 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर वो डायग्राम होती है जिसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, ये स्क्वायर है। और इस स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो मैं एक साइड पे लिख देता हूं 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कह रहे हैं इसके 3 कॉर्नर पे हमने चार्जेस रखे हैं। फर्स्ट कर लें, पहला कॉर्नर ये वर्टेक्स, ये इस पे चार्ज रखा है, इस पे रखा है और इस पे रखा है, इन 3 कॉर्नर। और हर कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू सेम है और वो है 4 माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम। यहां पर भी मेरे पास है 4 माइक्रोकूलम और यहां पर भी है 4 माइक्रोकूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच। आपने लफ्ज पे गौर किया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्शन नहीं पूछ रहा आपसे, वो कह रहा है फोर्स के मैग्नीट्यूड बताओ, हर चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमें बतानी, हर चार्ज। देखिए इस डायग्राम को पहले हम समझ लेते हैं। अगर इस चार्ज को मैं कह देता हूं Q1, इसको मैं कह देता हूं Q2 और इसको मैं कह देता हूं Q3। तो अगर सबसे पहले मैं Q2 के ऊपर बात करूं तो देखिए सारे चार्जेस सेम है, तो सब चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि कोई शुरू में उसने कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये फोर्स 1 और 2 के दरमियान है, इसको मैं कह देता हूं F12। ये फोर्स आ जाएगी किसके दरमियान, चार्ज 1 और 2 के दरमियान। अच्छा ये Q3 इस Q2 को ये भी रिपेल करेगा, तो इस Q2 के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। तो ये फोर्स हो जाएगी हमारे पास F23, 2 और 3 के दरमियान। तो ये जब 2 फोर्सेज आ जाएंगी तो इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में अब तक ये बात समझा चुका हूं कि अगर 2 फोर्सेज हैं तो उन दोनों को वेक्टरली अब आप ऐड करोगे। तो इनको वेक्टरली कैसे ऐड करेंगे, दोनों दूसरे में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो F12 F23 निकालने के बाद इसको पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक आंसर, राइट। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं F3 के ऊपर, तो ये Q3 के ऊपर। तो Q3 को ये Q2 पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इसको कह देते हैं F23। जो वैल्यू यहां निकालूंगा वही वैल्यू एग्जैक्टली यहां पर भी होगी, राइट। ये F1 वाला F3 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्या ख्याल है आपका। तो ये 1-3 वाले को रिपेल कर रहा है, ये आ जाएगा F13। तो F13 मैंने निकालना है। F13 के लिए मुझे 1 और 3 के दरमियान ये डिस्टेंस भी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, ये डायगोनल। लेकिन ये डायगोनल का डिस्टेंस मालूम करना कोई मसला नहीं है। ये स्क्वायर है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये साइड में कितनी है 20 सेंटीमीटर है। जैसे बात है स्क्वायर की तमाम साइड बराबर होती है, तो 20 सेंटीमीटर से मैं ये डिस्टेंस निकाल लूंगा, किसके दरमियान, चार्ज 1 और 3 के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। जब ये डिस्टेंस आ जाएगा तो 1 और 3 के दरमियान फोर्स निकालना कोई मसला नहीं है। तो जैसे ये फोर्स आ जाएगी 1, 3 और 2, 3, तो फिर मैं इन दोनों फोर्सेस को, अभी देखो ये 90 डिग्री से हटके कोई एंगल बना रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री से हटके एंगल बनाएंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसे मालूम करेंगे, कोसाइन लॉ से। तो कोसाइन लॉ से हम F23 और F13 का रिजल्टेंट मालूम कर लेंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है। जो कहानी मेरे पास 1 और 3 के लिए एग्जैक्टली वही कहानी 1 के लिए कि ये 2 वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये F12 होगा, 1 और 2 ऐसे रिपेल करेगा। ये 3 वाला 1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये हो जाएगा F13। तो जो कहानी यहां पर है एग्जैक्टली वही कहानी यहां पर है, यानी Q1 पे जो रिजल्टेंट फोर्स है और Q3 पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेम है। इसलिए हमारी किताब में 2 जवाब दिए हुए हैं, एक इन दोनों के लिए एक आंसर दिया हुआ है और एक इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि फोर्स ऑन Q1 रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 बराबर है रिजल्टेंट फोर्स
ऑन Q3। तो Q1 और Q3 का रिजल्टेंट फोर्स बराबर है, तो जो ये निकालेंगे वही आंसर इसका होगा, राइट। Q2 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालनी है, तो एक आंसर गैदर है एक हमारे पास, और एक हमने रिजल्टेंट फोर्स बतानी है किसके ऊपर, ऑन Q2 के ऊपर। एक ये निकालना है और एक ये निकालना है, ये आंसर हमने निकालना है। मेरा ख्याल है पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल किस तरीके से चल रहा है। आई बिलीव ये सारी कहानी समझ में आ गई। सो अब शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले Q2 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स मालूम करते हैं, तो हम इसको हेडिंग डाल लेते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। तो रिजल्टेंट Q2 में कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 और 2 3। तो सबसे पहले F12 मालूम कर लेते हैं। तो F12 मालूम करने का तरीका क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या करें, K की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9। अब Q1 मेरे पास कितना है, 4 माइक्रोकूलम, तो 4 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, राइट। Q2 ये भी तो 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 एक्सपोनेंट -6 अपॉन इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ये स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर की साइड आपस में तो बराबर होती है 20 सेंटीमीटर। मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड करो, तो 20 को 100 से डिवाइड करें तो 0.2 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा F12, राइट। कैलकुलेटर से यहां से निकाल लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है 3.6 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स आ गई किसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। इसी तरीके से Q2 के ऊपर F12 मैंने निकाल लिया, ये रहा। अब F23 निकालूंगा, तो F23 इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो इसी तरीके से K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, Q2 दैट्स व्हाई Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 एक्सपोनेंट -6, Q3 की भी वैल्यू सेम है, तमाम चार्ज सेम है, तो हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -6 अपॉन इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ये स्क्वायर की साइड जो कि 20 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो 0.2 और उसके ऊपर अप्लाई करना है स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है ये सारी वैल्यू एग्जैक्टली इसी तरीके से। तो F23 पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.6 न्यूटन। क्लियर। अब मैं फाइनल जवाब करना चाह रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट। अभी समझ में आ रहा है अंडर रूट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि Q2 के ऊपर F12 और F23 ये दोनों फोर्सेस कितने का एंगल बना रही है, 90 का। और जब दो फोर्स एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाती हैं, तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से मालूम किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये कि रूट लगा के दोनों फोर्सेस को स्क्वायर करके सम कर लो। F12 और F23 पे स्क्वायर करके सम कर लो, तो Q2 के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है मेरे पास, ये सारा जवाब इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू 3.6 डायरेक्ट कैलकुलेटर में चले मैं लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3.6 पे स्क्वायर प्लस 3.6 पे स्क्वायर। तो मेरा यहां से आंसर आ जाएगा। तो मैंने जनाब अली रूट अप्लाई किया, ब्रैकेट 3.6 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3.6 स्क्वायर, एंड द आंसर इज 5.0911 न्यूटन। एक जवाब मेरे पास ये आ गया। ये कौन सी फोर्स है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। ये एक जवाब हमारी किताब में दिया हुआ, ठीक है। ये बता, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, एनीथिंग नीड टू बी एक्सप्लेन, तो मुझे बता दें यहां तक। ये मैंने Q2 पे कर लिया। अब मैं Q3 या Q1 दोनों में से जो मर्जी कह लो, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि रिजल्टेंट फोर्स Q1 पे और रिजल्टेंट फोर्स Q3 पे दोनों में क्या होती है, सेम। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ओके, और अब मैं मालूम करने जा रहा हूं Q3 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स। तो जब Q3 के ऊपर मैं रिजल्टेंट फोर्स मालूम करूंगा, तो F23 ये तो ऑलरेडी मैं मालूम कर चुका हूं। F23 वो कितना है, 3.6 न्यूटन। तो मैं डायरेक्टली F23 को 3.6 न्यूटन ले लूंगा। इसको मैं दोबारा सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इसको मैं 1 और 3 के दरमियान जो फोर्स है, Q1 और Q3 के दरमियान जो फोर्स है वो कैलकुलेट करूंगा और फिर रिजल्टेंट मालूम करूंगा। तो मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 और Q3, सही है, क्योंकि दोनों में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, हमारे पास सेम है। तो सबसे पहले अच्छा Q3 के ऊपर जो फोर्सेज है वो दो लग रही है, F23 F13 एस F23 हमारे पास है 3.6 न्यूटन। ऑलरेडी हमने किया हुआ है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है।
अब F13 पे आ गया, तो जब मैं F13 मालूम करने जा रहा हूं तो ये है K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। तो अब R सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि वो Q1 और Q3 के दरमियान ये जो R की वैल्यू है ये कितनी है। तो मैंने आपको बताया था अगर आप ये साइड लें स्क्वायर की और ये साइड लें तो ये दोनों साइड एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रही है, तो 90 के सामने ये आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज आ गया। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करनी है तो दोबारा पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करना है। तो इस R को मैं कैसे मालूम कर रहा हूं, देखो मैं इसको यहां पे कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं R मेरे पास अंडर रूट 0, आप इसको ऐसे भी 0.2 से ले लो, चलो 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर। बात समझ आ रही है? 20 सेंटीमीटर को मैंने 0.2, 20 सेंटीमीटर को मैंने 0.2 यानी मीटर में कर दिया ताकि R डायरेक्टली मेरे पास मीटर में आ जाए। ओके, तो मैंने ये R कैसे मालूम किया, R हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर पे स्क्वायर करके ऐड कर लिया। यहां से मेरे पास R आ जाएगा, तो R मेरे पास आ जाएगा 0.2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 0.2 स्क्वायर एंड दैट गिव्स मी 0.2828 मीटर, ये मीटर में आ गया। अब मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो F13 इज K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 Q3 सेम वैल्यूज है अपॉन R 0.2828 पे स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा F13, so that gives me 1.8 न्यूटन, ये आ गया 1.8 न्यूटन। F23 भी है मेरे पास, F13 भी है, F23 13, इन दोनों को मैंने सॉल्व करना है। अच्छा आसान सी बात है, देखिए ये कुछ ऐसे है कि ये पॉइंट है, इससे ये फोर्स हमारे पास जा रही है जिसे हम कह रहे हैं F13, राइट, ये वाली फोर्स मैंने ये बना, और एक ये जा रही है जिसको हम कह रहे हैं F23, ये रहा 23, ये 23, ठीक है। एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे यहां। तो ये मुझे बताइए अगर मैं इसको करूं तो ये एंगल मेरे पास कितना होगा, ये एंगल, जो एंगल ये एग्जैक्टली वही एंगल मेरे पास यहां पर भी आना चाहिए, तो 90 का हाफ कर ले तो ये कितना हो जाएगा 45, दिस एंगल इज 45। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, बात समझ रहे हो, तो ये एंगल मेरे पास कितना है 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। तो अब मेरे पास F23 F13 दोनों के दरमियान एंगल कितना है 45, तो मैं मालूम करने जा रहा हूं रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3 या कह लो Q1, एक ही बात है। और वो कैसे है, आपने रूट लगाया और कोसाइन लॉ यूज कर रहे हैं। कोसाइन लॉ क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको साइड पे लिखो, ये जो दो हैं इन दोनों पे स्क्वायर करना है, यानी F13 पे स्क्वायर प्लस F23 पे स्क्वायर प्लस 2 F13 F23 और cos के बाद जो एंगल है वो एंगल लिखना है, दैट्स इट, सिंपल सिंपल। रिजल्टेंट मालूम करना तो साइड पे करो, रिजल्टेंट को रूट लगाओ, जो दो फोर्सेस दी हैं उन पे स्क्वायर करके प्लस करना है, +2 पहली फोर्स मल्टीप्लाई बाय दूसरी फोर्स और cos के बाद इन दोनों के दरमियान एंगल जो एंगल है वो लिख दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इशू नहीं होना चाहिए वो हमारे लिए। तो F13 हम जानते हैं कि कितना है 1.8 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय cos 45 डिग्री। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो रूट के अंदर हम 1.8 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय cos 45 एंड दैट्स इट। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.036 न्यूटन, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा दूसरा जवाब आ गया। तो ये यहां जाके लिए न्यूमेरिकल हो गया हमारा सॉल्व, आसान है। तो इसको मैंने कोसाइन लॉ से यूज किया। क्यों कोसाइन लॉ से यूज किया? क्योंकि जो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने जा रहा हूं वो अब 90 नहीं है, वो अब पैरेलल नहीं है। पैरेलल होती है सिंपल सम कर लेता, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से होती तो सिंपल उनको माइनस कर लेता, एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाती तो मैं क्या कर लेता, जिससे पहले वाले में कहता पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट मालूम कर लेता।
बट दे आर मेकिंग सम अदर एंगल। तो जब सम अदर एंगल है अदर देन द 90 एंगल है तो अब हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल डन। ये हो गया 12.3। आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, इसको देख लीजिएगा। इफ यू फील एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं 12.4। 12.4 में उसे एक डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है। डायग्राम कुछ इस किस्म की है, ये डायग्राम है। वो कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी और ये वर्टेक्स है सी। ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। बी सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ये सब वैल्यूज लिखी होंगी। वो कह रहा है ए पे जो चार्ज है मेरे पास वो Q1 है और उसकी वैल्यू है +7 एक्सपोनेंट -6 कूलम। बी पे जो चार्ज है उसका नाम है Q2 और उसकी वैल्यू है -4 एक्सपोनेंट -6 कूलम। सी पे जो चार्ज है वो है Q3 और उसकी वैल्यू है हमारे पास -5 एक्सपोनेंट -6 कूलम, राइट। और वो कह रहे हैं कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो फोर्स ऑन Q1 बताना है। देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसने खुद कह दिया है, तो आपको Q1 पे, अब Q1 कहां रखा हुआ है, ये है Q1, यहां पर है Q2 और यहां पर है Q3। तो Q1 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स बतानी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब पहले मुझे बताओ कि देखो Q1 पे जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है। Q2 पे जो चार्ज है B पे वो माइनस में, ये नेगेटिव चार्ज है। Q3 में जो चार्ज है वो नेगेटिव में। तो इस प्लस वाले को ये नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। क्या ख्याल है, इधर से इधर आएगा। इसी तरह ये माइनस वाला इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की, ये इस तरफ जाएगा, राइट। तो एक इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, फिर दोनों फोर्सेस मालूम कर लेते हैं, रिजल्टेंट मालूम कर लेंगे कि कौन सा एंगल बना रहा है उसके लिहाज से रिजल्टेंट। यानी वही बात है, दो फोर्सेस आएंगी, फिर हमने देखना है वो दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ एंगल क्या बना रही है, उसके लिहाज से देखना है कि पाइथागोरस यूज होगा, कोसाइन लॉ यूज होगा या कुछ और भी होगा। तो सबसे पहले ए और बी के दरमियान फोर्स मालूम कर लेते हैं। तो ये 1 है और 2 है, तो सबसे पहले मैं फोर्स मालूम करूंगा किसके दरमियान, F1-2 के दरमियान फोर्स मालूम करूंगा। इसके बाद मैं 1-3 के दरमियान फोर्स मालूम करूंगा। जैसे ये दोनों फोर्स आ जाएंगी तो मैं देख लूंगा कि ये दोनों दूसरे कौन सा एंगल बना रही है, फिर रिजल्टेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले मालूम करते हैं F12 क्वेश्चन मार्क, तो इशू नहीं है। F12 = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K की वैल्यू हमारे पास होती है 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 हमारे पास है 7 एक्सपोनेंट -6 और उसके बाद है हमारे पास Q2 और Q2 है मेरे पास -4 एक्सपोनेंट -6। तो 4 एक्सपोनेंट -6 मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये माइनस पोलैरिटी है, चार्ज कौन सा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, मीटर में करो तो 0.03, 100 से डिवाइड करोगे स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा F12। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 280 न्यूटन, राइट। अब मैं कौन सी फोर्स मालूम करूंगा, ए और सी यानी 1 और 3 के दरमियान। अब F13 मैं मालूम करने जा रहा हूं, तो मैंने कहा F13 बराबर है K Q1 Q3 अपॉन R²। K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 मेरे पास है 7 एक्सपोनेंट -6, Q3 की मेरे पास वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट -6 अपॉन, और डिस्टेंस कितना है, ए और सी के दरमियान डिस्टेंस कितना, 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो 0.04 और उसके ऊपर अप्लाई कर दो स्क्वायर। तो यहां से F13 आ जाएगा हमारे पास। आपकी कैलकुलेटर में बार क्या करें, फौरन सॉल्व किया करें। सही है, 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट -6 divided by 0.04 square. So that gives me 196.875 न्यूटन। ये दो फोर्सेस आ गए। अब सवाल ये दोनों फोर्सेस यानी ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स ऐसे कहना चाह रहा हूं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। ये हमारे पास है 1-3, ये हमारे पास है 1-2। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ एंगल क्या बना रही है, तो एंगल देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल में इसको भी जरा मैं मिटा देता हूं फोर्सेस को, और मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो गौर से समझ लें कि मैं अगर यहां से एक लाइन ऐसे बनाता हूं तो ये उसने मुझे साइड दी हुई 3, ये साइड दी है 4 और ये साइड दी है 5।
तो अगर मैं क्या करता हूं 3 का स्क्वायर करता हूं प्लस 4 का स्क्वायर करता हूं, तो क्या वो 5 के स्क्वायर के बराबर आता है? तो देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। तो 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 25। तो यस आ रहा है। अगर ये बात आ रही है तो आप मेरा ख्याल है समझने में कामयाब हो चुके हैं इस वक्त तक कि ये क्या है। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 5। तो इसका मतलब है ये साइड क्या हो गई? ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो एक हमारे पास हो गई बेस, एक हमारे पास हो गई परपेंडिकुलर। क्या ऐसे कह सकते हैं? तो बेस और परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्रायंगल पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब अब ये क्लियर हो चुका है कि 3 और 4 यानी परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। इस बात पर पहुंचने में मैं इस तरह कामयाब हुआ कि मैंने इसका स्क्वायर किया, इस साइड का स्क्वायर किया, तो मेरे पास इस साइड के स्क्वायर के बराबर आया। तो पाइथागोरस थ्योरम ने मुझे ये समझा दिया कि ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये जो दोनों साइड्स हैं मेरे पास, ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड की डायरेक्शन में तो फोर्स लग रही है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 1 3, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 1 2। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो पता चला F12 F13 के दरमियान एंगल है 90 डिग्री का। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों से रिजल्टेंट फोर्स अब हम कैसे मालूम करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स ऑन किस पे? Q1 चार्ज पे, Q1 पे। तो Q1 के ऊपर ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हमने कहा जनाब रूट लगाइए, पहली फोर्स पे स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स पे स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट। तो ये मेरे पास आ गया जवाब 342.286 न्यूटन। ये आंसर आ गया मेरे पास 342.286 न्यूटन। मेरा ख्याल आसान है, आप समझ गए होंगे। कहानी सारी वही चल रही है। जिस पर रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस मालूम करो। फिर वो तमाम फोर्सेस आमतौर पे तो हमारे पास जो है वो सिंपलीफाइड क्वेश्चन है कि जितनी भी फोर्सेस है वो हमेशा दो ही फोर्सेस लग रही है किसी के ऊपर जिस पर रिजल्टेंट मालूम करना है। तो उन दो फोर्सेस को मालूम करो, फिर देखो वो दोनों फोर्सेस आपस में क्या एंगल बना रही है, उस एंगल की राशि सॉल्व कर लो। दैट्स इट। ये तो हमने मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया। डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? वो जो कि दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने इस तरीके से वेक्टर पढ़ा हुआ होगा, है ना? तो वो जो कि दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो एक कंपोनेंट ये बन गया, एक कंपोनेंट ये बन गया। अगर ये f था तो इसे आपने कहा था fx, इसे आपने कहा था fy। तो यहाँ एंगल जो थीटा था वो कैसे मालूम किया था आपने लगाया था tan इनवर्स fy अपॉन fx। ये किया था। तो आज भी इसी थ्योरी को यूज कर रहे हैं हम। हमने कहा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी 1 और 3 के दरमियान फोर्स। तो 1 और 3 के दरमियान फोर्स है 196.875 अपॉन जो बेस है मेरे पास यानी 1 और 2 के दरमियान जो फोर्स है वो कितनी है? 280। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। सो दिस इज 35.11 डिग्री। मेरा ख्याल है ये बात सही है, आपकी समझ में आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल को देखें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। यहां तक लाके कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल बुक वाले एग्जाम्पल वाले सारे सॉल्व हो गए। अब मैंने आपको पास पेपर के क्वेश्चन करवाने जो पिछले 30 साल में एग्जाम में आए।